नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ इजी में। मैं एडवोकेट एंड लॉ लेक्चरर पंकज वाधवानी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए कानून को समझने की कोशिश करेंगे और ये कानून है संपत्ति अंतरण अधिनियम। और इसका जो रिवीजन है, हम एक क्विक रिवीजन इसलिए कर रहे हैं कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सिविल जज के एग्जाम्स हैं, उसमें ये कानून बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए 5 मिनट के छोटे से रिवीजन में इस कानून को समझने की कोशिश करते हैं। द नेम ऑफ द एक्ट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अंग्रेजों के शासन काल में बनाया गया कानून, जिसमें बहुत ही कम अमेंडमेंट हुआ है आजादी के बाद से, और इसकी भाषा इतनी ज्यादा क्लिष्ट होती है कि कई बार समझ में नहीं आती है। आइए समझते हैं ये कानून को आसान भाषा से। संपत्ति अंतरण अधिनियम, इसको हिंदी में कहते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 का कानून है। ये सिविल कानून है क्योंकि ये प्रॉपर्टी से संबंधित है और मोस्टली ये कवर करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, यानी अचल संपत्ति और स्थावर संपत्ति को ये टच करता है। तो ये सिविल कानून है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हमारे देश की जितनी भी जो स्थायी संपत्ति है, जिसे हम अचल संपत्ति कहते हैं या जिसे हम स्थावर संपत्ति कहते हैं, तो ये स्थावर संपत्ति और अचल संपत्ति जो है वो इसी से रेगुलेट होती है। मकान, दुकान, गोडाउन, भूमि, इसका जब अंतरण होता है, जब ट्रांसफर होता है, तो इसी कानून के माध्यम से होता है। यह कानून 8 चैप्टर्स में बटा हुआ है, 8 अध्याय, इसके अंदर 8 अध्याय हैं और 137 धाराओं में यह कानून बटा हुआ है। इसका संख्यांक क्रमांक 4 है, यानी जब ये 1882 में कानून बना था तो चौथे नंबर पे ये एक्ट पारित हुआ था। 17 फरवरी 1882 को इसको असेंट मिली थी। 17 फरवरी 1882 को गवर्नर जनरल काउंसिल ने इसको असेंट दी थी और 1 जुलाई 1882 से यह कानून पूरे देश में लागू हो गया था। अनुच्छेद 370 के पहले से ये पूरे भारत में लागू हो चुका है कानून। इसमें कोई शेड्यूल नहीं है, जो शेड्यूल थी वो सारी शेड्यूल इसने निरसित कर दी, तो कोई शेड्यूल इसमें नहीं है। अब इस कानून के जो 8 चैप्टर्स हैं वो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी के बारे में, प्रारंभिक के बारे में बात करता है, धारा 1 से लेकर 4 तक। दूसरा ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, दो पक्षकार आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, उसके बारे में सिद्धांत बताता है। 5 से लेकर 53 है। इस 5 से लेकर 53 को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। धारा 5 से 37 जो कि चल अचल दोनों संपत्तियों पर लागू होती है, और 38 से लेकर 53 के जो सिद्धांत है वो सिर्फ अचल संपत्ति पर लागू होते हैं। इसके बाद ये सारे जो चारों चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, ये सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे लागू होने वाले चैप्टर्स हैं। विक्रय संपत्ति सबसे ज्यादा अंतरित होती है विक्रय से, सेल 54 से 57 तक बताया गया। मॉर्गेज, बंधक, जैसे प्लेज होता है चल संपत्ति का, वैसे अचल संपत्ति का मॉर्गेज होता है। चौथा चैप्टर ये 58 से 104 है, ये भी अचल संपत्ति पे लागू होगा। लीज, पट्टे पे जो संपत्ति दी जाती है वो अचल संपत्ति दी जाती है, तो पट्टा 105 से 117 तक, ये 5वां चैप्टर है। और छठा चैप्टर एक्सचेंज, जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं, अदला बदली करना दो संपत्तियों को, इसको विनिमय हिंदी में कहा जाता है। 118 से 121 ये छठा चैप्टर है। अब ये जो 7वां और 8वां चैप्टर है, मूवेबल इमूवेबल दोनों पे लागू होता है। 7वां गिफ्ट है, जिसे हम दान कहते हैं। 122 से लेकर 129 तक की धाराएं जो हैं वो दान से संबंधित हैं। और चैप्टर नंबर 8 जो है वो एक्शनेबल क्लेम, जिसे अनुयोज्य दावे बोलते हैं। तो ये अनुयोज्य दावे जो है 130 से 137 तक बताए हैं। इस प्रकार से ये इसका स्ट्रक्चर है। आइए अब इसकी महत्वपूर्ण धाराएं देखते हैं। धारा 3 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संपत्ति अंतरण की जो परिभाषा है वो धारा 3 में दी गई है। संपत्ति अंतरण की परिभाषा नहीं, यानी इस अधिनियम में उपयोग में आने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे अचल संपत्ति है, अटेस्टेशन क्या होता है, अचल संपत्ति क्या होती है, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, वो सब इसमें डेफिनेशन क्लॉज दे रखा है धारा 3 में। धारा 5 में टीपी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की परिभाषा दे रखी है। धारा 6 में एक्सेप्शन बताए गए, मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। धारा 13 में अजन्मे शिशु को भी ट्रांसफर हो सकता है, उसके नियम बताए गए। धारा 14 में रूल अगेंस्ट परपेचुटी, जिसे हम शाश्वतता के विरुद्ध नियम बोलते हैं, धारा 14 में बताए गए। धारा 19 और 21 इंटरेस्ट की बात करती है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट यानी निहित और समाजश्रित की बात करती है। धारा 19 में निहित है, 21 में कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट यानी समाजश्रित बताया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन यानी निर्वाचन का सिद्धांत धारा 35 में बताया गया है। धारा 41 में ऑस्टेंसिबल ऑनर, जिसे हम कहते हैं दृश्यमान स्वामी, जिसमें फैलाव का सिद्धांत भी आता है, वो इसी से संबंधित है। धारा 54 में सेल डिफाइन किया गया है, विक्रय को परिभाषित धारा 54 में किया गया है। धारा 58 में मॉर्गेज यानी बंधक को परिभाषित किया गया है। 100 में चार्ज को परिभाषित किया गया है। 105 में लीज को परिभाषित किया, लीज यानी पट्टे पर भूमि को देने को लीज कहा जाता है। और 118 में एक्सचेंज यानी विनिमय को परिभाषित किया गया है। 122 में गिफ्ट यानी दान को परिभाषित किया गया है। 127 में ऑनरेस गिफ्ट, जिसे हम दुर्बल दान बोलते हैं, वो इसमें परिभाषित किया गया है।
और 128 में यूनिवर्सल डोनी, जिसे हम ये कहते हैं यूनिवर्सल एंड सर्वस्व आदाता, यानी भार सहित जो सारी गिफ्ट ग्रहण करता है उसे यूनिवर्सल डोनी कहते हैं। और ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम यानी अनुयोज्य दावे का अंतरण 130 में बताया गया है। तो ये मुख्य धाराएं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेजर सेक्शंस। I think you enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy.